आप सबका स्वागत है सारण गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं ओम प्रकाश गिरी कंटिन्यू करने जा रहा हूं और ये ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो होगा। पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन की बात हम कर रहे हैं किसमें? तो पुष्पीय पौधों में। इसमें हमने अभी तक क्या बात की कि लैंगिक प्रजनन के लिए सबसे आवश्यक क्या है? लैंगिक अंगों का होना। लैंगिक अंग होंगे तो लैंगिक प्रजनन होगा। और लैंगिक अंगों में हमने बात किया था कि नर और मादा दो प्रकार के लैंगिक अंग आवश्यक हैं। इन लैंगिक अंगों के द्वारा क्या होता है कि लैंगिक कोशिकाएं बनाई जाती हैं और ये लैंगिक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन में भाग लेती हैं। यानी कि रेस्पेक्टिवली नर जनन अंग नर लैंगिक कोशिकाएं बनाएंगे और मादा लैंगिक अंगों से मादा जनन कोशिकाएं बनेंगी। और इन कोशिकाओं का जो आपस में मिलन होगा, जिस प्रक्रिया का नाम है निषेचन की प्रक्रिया, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी। अब ये सारी प्रक्रियाएं जो निषेचन के पूर्व हुई, निषेचन पूर्व की घटनाएं हैं, जिसमें कि नर जननांग द्वारा नर जनन कोशिकाएं बन रही हैं, यानी लैंगिक कोशिकाएं बन रही हैं। और इसके पश्चात इन दोनों के बनने के बाद इन दोनों में आपस में निषेचन होता है। और निषेचन होने के बाद प्रक्रिया क्या हो रही है कि जो भी पार्ट्स इसमें भाग लिए, इसमें निषेचन की प्रक्रिया में, अब उन दोनों हिस्सों में का विकास होगा। तो क्या हुआ? निषेचन हुआ और निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं होंगी। तो ये पूर्व की घटनाएं हैं, निषेचन पूर्व की घटनाएं, और ये पश्चात में हो रही है। अब निषेचन के पश्चात जो भी घटनाएं होंगी, उनमें दो प्रमुख संरचनाएं हैं। एक सबसे प्रमुख संरचना है हमारा अंडाशय का, एक अंडाशय है। अब इसको प्रमुख इसलिए बता रहा हूं कि सामान्य तौर पर जब निषेचन की प्रक्रिया होती है और ये है अंडाणु, तो ये दो संरचनाएं, अंडाशय और अंडाणु की संरचना, जिसको कि हम ओवरी और एम्ब्रियो बोलते हैं, ओवरी और एम्ब्रियो, ये दो संरचनाएं सामान्य तौर के फ्लावर्स में, पुष्पों में आगे बढ़कर नई संरचनाएं बनाती हैं। कौन सी नई संरचना? तो वो नई संरचना है फल और बीज। ये दो संरचनाएं हमको प्राप्त होती हैं। सामान्यतः एक फ्लावर में, एक पुष्प के जितने भी भाग हैं, इन दोनों के अलावा सेपल्स, वाहिदल पुंज, पेटल्स, दलपुंज, उसके बाद फिर आते हैं एंड्रोसियम के सारे भाग, पुमंग जितने भी हैं। इसके साथ ही साथ सामान्य तौर पर ये वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये स्टिग्मा और स्टाइल,
ये सारे भाग समाप्त हो जाते हैं। क्लियर हो रही बात? इधर से जितने भी ये थे एंथर्स थे, इधर ये था क्या नाम है, ये दल है, और इधर बाह्य दल जो था, ये सब समाप्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं पौधे से। बाह्य दल यानी कि बाह्य दल पुंज का पूरा हिस्सा, ये दल पूरा दल पुंज फ्लावर का। इसके अलावा ये एंडोसियम के पार्ट्स हैं, पुमंग, ये सब। इसके साथ ही साथ गाइनोसियम, स्त्री केसर के भी ये दो हिस्से, स्टिग्मा और ये स्टाइल, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये सब नष्ट हो जाते हैं। सामान्य तौर पर क्या बचता है? ये बचता है अंडाशय और अंडाणु, ओवरी और एम्ब्रियो, ये दोनों डेवलप हो जाएंगे किस फॉर्म में? तो फल, दैट्स द फ्रूट एंड सीड। और शायद क्या कंफर्म है, हम मनुष्यों के लिए ये दो सबसे उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। पदार्थ जो हमको पौधों से मिल रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में, इनमें ये दो सबसे प्रमुख भाग हैं। बाकी सारे हिस्से पौधे के, और पौधे की नहीं, पुष्प के, ये सब समाप्त हो जाएंगे। इनकी कोई उपयोगिता सामान्य स्थितियों में, परिस्थितियों में नहीं है। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा, हम बात करेंगे फल और बीज की। इनकी संरचना क्या है, कैसी है, इस बारे में आज का हमारा टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक क्या होगा? फल, दैट्स द फ्रूट, एंड बीज, सीड। ये दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा भी इन्हीं से संबंधित, फल और बीज से संबंधित कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जहां पर कि निषेचन होता ही नहीं है और फल और बीज बन जाते हैं, उसकी बात करेंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि एक अंडाणु के अंदर बहुत सारे अंडाणु बन जाते हैं, उसकी भी बात करेंगे। इसके साथ इसका जर्मिनेशन, अंकुरण कैसे होता है बीज का, और कुछ समय तक बीज बिना अंकुरित रहता है, ये सारी बातें हमारे आज के टॉपिक में डिस्कशन होगी। तो हम आते हैं, बात करते हैं फल। तो एक बात कंफर्म हो गई कि फल क्या है? दैट इज द रिटेंड ओवरी। जब अंडाशय परिपक्व हुआ, अंडाशय निषेचन के पश्चात जब परिपक्व होता है तो वो फल बन जाता है। सामान्य परिभाषा तो हमको यही पढ़ा। और एक कंडीशन इसी पर डिसाइड करता है, निर्धारित करता है। अब फलों के दो श्रेणी बना दिए गए, दो तरह के फल कहे जाते हैं। पहला तो वास्तविक फल, वास्तविक फल, और दूसरे श्रेणी में जो आता है उसको कहते हैं आभासी फल। जिस तरह फिजिक्स में तुम लोग पढ़ते हो, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, तो यहां पर भी आभासी फल हो गया। दैट्स द ट्रू फ्रूट, एंड दिस वन इज द फॉल्स फ्रूट, झूठा फल, आभासी। अब ये आभासी फल कहां से आ गया? तो सामान्य तौर पर जब किसी फल का निर्माण, और फल के निर्माण में खाने योग्य भाग, जिसको कि कार्प बोलते हैं, पेरिकार्प, पेरिकार्प वाला हिस्सा जो खाने योग्य होता है,
अगर फल का वो भाग अंडाशय से बना है तो वो वास्तविक फल है। जहां पर कि फल का निर्माण अंडाशय से हुआ है, इस पूरी संरचना से हुआ है, तब तो वो वास्तविक फल है। जैसे आम है, नींबू है, संतरा है, तो इस तरह के फलों को वास्तविक फल बोलते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां पर कि ये अंडाशय खाने योग्य भाग नहीं बनता, पुष्प का कोई दूसरा हिस्सा फल बन जाता है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जिसको हम खाते हैं। तो उस तरह के फल को आभासी फल बोलते हैं। और हमारे आसपास 2-3 बड़े अच्छे एग्जाम्पल है उसके आभासी फल के। एक नाम तुमने सुना होगा, सेब। सेब का जो भी हिस्सा हम खाते हैं वो अंडाशय नहीं है। एक फल आता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, काजू, ये कुछ ऐसे फल हैं जो कि आभासी फल की श्रेणी में आते हैं। तो आभासी फल होंगे कौन? क्लियर होगा कि अंडाशय के अलावा कोई दूसरा भाग जो उसमें खाने के काम आता है। तो इसमें जो ये थैलेमस वाला हिस्सा था, पुष्पासन वाला हिस्सा, ये पुष्पासन वाला हिस्सा खाने वाला भाग बनता है। पुष्पासन या थैलेमस जो था, थैलेमस, ये इसमें ईडिबल पार्ट हो जाता है, खाने वाला भाग होता है। ठीक, ये 2 तरह के फल हो गए। इसमें देखा होगा, सेब तो आप मोस्ट सबने कंज्यूम किया होगा। तो अगर सेब की संरचना अगर देखो तो सेब की संरचना में क्या होता है कि जो भी हिस्सा हम खाते हैं वो थैलेमस का फूला हुआ भाग है, पुष्पासन का हिस्सा है। एक सेब के फल को अगर हम काट के ऐसे देखें तो उसमें देखते हैं कि इस सेंटर में थोड़ा सा हिस्सा ऐसा होता है कि जहां पर बीज लगे होते हैं, ये पोर्शन। और ये पोर्शन जो साइड के पार्ट्स हैं, जिसकी ईडिबल पार्ट है, जिसको कि हम कंज्यूम करते हैं, वो क्या है? तो ये पुष्पासन है। और ओवरी वाला पार्ट यहाँ पर श्रिंक हो गया है, संकुचित हो गया है थोड़े से क्षेत्र में, जहां पर कि बीज पड़े होते हैं। तो ये 2 तरह के फल हो गए। इन फलों के अलावा जब हम बात करेंगे बीज की, तो बीज जो है वो क्या है? वो डेवलप्ड एम्ब्रियो है, भ्रूण है। भ्रूण का हिस्सा जब विकसित होके बड़ा होता है तो वो, या कलेक्टिवली हम कहें तो पूरा अंडाणु शब्द है, तो विकसित हुआ अंडाणु बीज बनता है। यहां पर अंडाणु बीज बनते हैं। अब ये बीज का जो डेवलपमेंट है, यहां पर अंडाशय के साथ संरचना जो थी, 3 संरचनाएं होती है, इसमें आप नोट कर लेना। एपिकार्प, जो छिलका है, फल का छिलका, सामान्य फलों में जो छिलके वाला हिस्सा होता है वो एपिकार्प होता है। बीज का पार्ट जो होगा वो मीजोकार्प, यही मुख्य रूप से ईडिबल पार्ट होता है, खाने योग्य, खाने योग्य है, खाने योग्य हिस्सा। ये वास्तविक फल की बात हो रही है, इसको ध्यान रखेंगे। और इंडोकार्प होता है। इंडोकार्प सबसे अंदर का ठोस भाग, जो कि
इस बीज को कवर करके रखता है। कुछ में जैसे आम की गुठली में देखो, तो आम की गुठली में ये कठोर हो जाता है। ये 3 हिस्से होते हैं किसमें? तो फल के हिस्से हैं। एपिकार्प, हिंदी में भी इसको एपिकार्प लिख लो, एपिकार्प, मीजोकार्प, मीसोकार्प और इंडोकार्प, एंडोकार्प, ये 3 हिस्से हैं। इसी तरह बीज में भी अलग अलग भाग होंगे। बीज में सबसे बाहरी हिस्सा, आप याद करो, इस एम्ब्रियो के अंदर क्या था? सबसे बाहर आउटर इंट्यूबमेंट था। यहां बीज और अंडाणु की बात हम लोग कर रहे हैं। बीज, तो इसमें सबसे बाहर आउटर इंट्यूबमेंट था, बाहरी दीवार थी। ये बाहरी दीवार बीज की सबसे बाहरी खोल बनती है, जिसको कि टेस्टा बोलते हैं। टेस्टा। और जो इनर इंट्यूबमेंट है वो बनता है टैगमन। ये टेस्टा और टैगमन दोनों संयुक्त रूप से सीड कोट, बीज चोल कहे जाते हैं। बीज चोल, या इसको कहो सीड कोट बनते हैं। ये टेस्टा और टैगमन। इसके बाद न्यूसेलस का हिस्सा आता है। याद पड़ गया? न्यूसेलस, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को खाना पानी देता है। तो न्यूसेलस से मोस्टली श्रिंक हो जाता है, या कुछ ईडिबल पार्ट रह जाता है, या तो कुछ इसमें ईडिबल रहेगा, खाने योग्य रहेगा। ये किससे जुड़ जाता है? एसोसिएट कर जाता है कॉटिलेडन से। कॉटिलेडन से ये एसोसिएट हो जाता है बीज पत्र के साथ, ये जुड़ जाता है। कॉटिलेडन, दैट इज द बीज पत्र। उसके अंदर जब चलते हैं तो एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक क्या है? ये है भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश के अंदर क्या है? तो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो है। और यही भ्रूण इस बीज के अंदर विकसित होता है। एक स्ट्रक्चर छूट रहा है, कौन सा? एंडोस्पर्म का। हाँ, एक स्ट्रक्चर इसके साथ और एसोसिएट होता है। 2 स्ट्रक्चर, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना। जब निषेचन की प्रक्रिया हो रही है तो दोहरा निषेचन की प्रक्रिया, दोहरी निषेचन हो रही है। तो उस दोहरे निषेचन के केस में एक संरचना हमारी एम्ब्रियो बन रही है, और एक जो बनता है वो बनता है क्या? इंडोस्पर्म। एंडो, ENDO, SPERM। इसका नाम क्या है हिंदी में? ये है भ्रूण कोश। तो ये भ्रूण कोश, जैसा कि हिंदी के नाम में बात क्लियर है, ये कि ये भ्रूण का पोषण करेगा। और दूसरी संरचना है हमारी भ्रूण की। तो 2 संरचनाएं होती हैं। तो ये भ्रूण कोश का कार्य क्या है कि ये भोजन देगा। ठीक, किसको देगा भोजन?
इस भ्रूण को देगा। अब भोजन देने के क्रम में और बीज के विकसित होने के क्रम में, ये उतार लिया तो इसको हम हटा रहे हैं। भोजन देने के क्रम में भ्रूण कोश हो सकता है कि समाप्त हो जाए। बहुत सारे पौधों में ये भ्रूण कोश समाप्त हो जाएगा, या तो कुछ केसेज में ये भ्रूण कोश बचे रहेंगे। तो जहां पर ये भ्रूण कोश बचे रहेंगे उसको कहते हैं भ्रूण कोशीय भ्रूण कोशीय बीज, ये नाम, या एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड। क्या कंडीशन है? जहां पर कि भ्रूणकोश अभी भी भ्रूण को पोषण दे रहे हैं, तो भ्रूण को पोषण देने के पश्चात भी भ्रूणकोश बचा रह गया तो वो भ्रूणकोशीय बीज कहे जाते हैं। सामान्य तौर पर कैस्टर, अरंडी, हमारे भाषा लोकल लैंग्वेज में रेड़ी बोलते हैं, रेड़ी का तेल। तो कैस्टर वगैरह जैसे पौधों में ये स्थिति होती है कि जहां पर भ्रूणकोश बचा हुआ है, एंडोस्पर्मिक। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये भ्रूणकोश समाप्त हो जाएगा, भ्रूणकोश खाना खिलाते खिलाते खत्म हो गया। अब उस कंडीशन में ये भ्रूणकोश शेष नहीं बचा, तो उसको बोलते हैं अभ्रूणकोशीय, अभ्रूणकोशीय बीज। जहां पर कि एंडोस्पर्म समाप्त हो गया है, भ्रूणकोश समाप्त हो गया है, इसको नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक नॉन एल्बुमिनस एक दूसरा नाम है। नॉन एल्बुमिनस, ALBUMINOUS, नॉन एल्बुमिनस। एक्स एंडोस्पर्मिक, कई नामों से बुलाते हैं अंग्रेजी इंग्लिश में, एक्स एंडोस्पर्मिक। तो इस तरह की कंडीशन हो जाती है। अब इस कंडीशन में एक प्रश्न और आता है कि अगर भ्रूणकोश समाप्त हो गए तो फिर खाना कहाँ है? बीज में, सीड में खाना बचा कहाँ? तो वो खाना बचता है, वो इकट्ठा रहता है, एक दूसरी संरचना है जिसका नाम है कॉटिलेडन, COTYLEDON, कॉटिलेडन, या इसको कहते हैं बीज पत्र, बीज पत्र। तो बीज पत्र में भोजन इकट्ठा रहता है। अच्छा, ये स्थिति सामान्य तौर पर जितने भी डाइकॉट्स हैं, द्विबीजपत्री पौधे हैं, द्विबीजपत्री, तो द्विबीजपत्री के कंडीशन में अभ्रूणकोशीय बीज ही होते हैं। और भ्रूणकोशीय बीज जो थे, पहली कंडीशन हमने बात की, तो उसके लिए इन जनरल अगर हम बात करें
तो मोस्टली जो एक बीजपत्री पौधे हैं, तो एक बीजपत्री जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, इन सब केसेज में वो भ्रूणपोषीय कंडीशन थी। और मोस्टली जितने भी द्विबीजपत्री हैं उसमें ये कंडीशन होती है कि जहां पर भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है और भ्रूणपोष समाप्त होने की वजह से जो भोजन इकट्ठा होगा वो कॉटिलेडन में इकट्ठा होगा। ठीक, ये चीजें समझ में आ रही। और हम बीज की अगर संरचना देखना चाहें तो बीज की संरचना देखेंगे तो सामान्यतः जो बीज की संरचना है डाइकॉट, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में, तो क्या होता है, अगर हम एक किसी द्विबीजपत्री पौधे को खोलते हैं, जैसे सपोज कर ले हम एक ये बीज ले लिया हमने सेब का बीज, तो अगर सेब के बीज को खोल रहे हैं पानी में फुलाने के पश्चात, तो ये दो हिस्से हो जाते हैं। इसमें सबसे बाहर का जो हिस्सा होगा वो होगा टेस्टा, और वो टेस्टा जो है बाहरी, सबसे बाहरी मोटा परत होता है, और उस मोटे परत का काम है पूरे बीज को संरक्षित करना। अच्छा, इस बीज को अगर बंद बीज हम देखते हैं, अगर एक डाइकॉट बीज, इसी सेब के बीज को हमने बंद रखा और इसकी संरचना को हम अध्ययन करते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि इसमें एक छोटा सा बीज छेद होता है और एक स्कार, एक चोट की जैसी संरचना पड़ी रहती है। तो वो जो स्कार है, जो कि हाइलम था, स्ट्रक्चर कौन सा था, हाइलम था, और ये हाइलम नाम की संरचना इस बीज में भी पड़ी रहती है। और जो छोटी सी छेद वाली संरचना है जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल नाम का छेद यहां पर भी मौजूद रहता है। किसी भी बीज में हम देखें, ऑब्जर्व करेंगे तो ये दो संरचनाएं जरूर दिखेंगी जो द्विबीजपत्री पौधे हैं। सिर्फ द्विबीजपत्री में भी नहीं, एक बीजपत्री में भी ये माइक्रोपाइल और हाइलम बस ये रहते ही हैं। ये बंद बीज है, जब खोला तो टेस्टा, और टेस्टा के अंदर क्या आएगा, दूसरा एक परत जो कि पतला होता है। इस डायग्राम में तो बहुत मोटा सा दिख रहा है, बहुत पतला झिल्लीनुमा संरचना होगी जिसको कि टैगमन बोलते हैं। टैगमन, ये पतली झिल्लीनुमा संरचना होती है जो बीज को संरक्षित करती है। और इस टैगमन के अंदर जो मैक्सिमम एरिया है वो है कॉटिलेडन का, वो स्ट्रक्चर कॉटिलेडन है जिसको कि बीज पत्र कहते हैं, बीज पत्र वाला हिस्सा है। तो ये सबसे ज्यादा स्पेस, सबसे ज्यादा जगह घेरने वाला हिस्सा जो है ये टैगमन, कॉटिलेडन का है, जहां पर कि भोजन संरक्षित रहता है, भोजन इकट्ठा रहता है, और इसी भोजन को हम कंज्यूम करते हैं। और हमारे साथ साथ ये जो भ्रूण इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये भ्रूण नाम की जो संरचना है, ये इसके साथ जो जुड़ी हुई है, ये संरचना इससे पोषण प्राप्त करती है। तो यही संरचना जो भ्रूण की संरचना है, अब ये भ्रूण की संरचना आगे चल के जब बीज विकसित होगा नए पौधे के रूप में, तो इसी भ्रूण की संरचनाएं में से हम जानते हैं कि दो हिस्से हैं। एक तो रेडिकल होता है, रेडिकल,
और दूसरा होता है प्लूमूल। प्लूमूल ये दोनों संरचनाएं जड़ और तने के रूप में विकसित होती हैं, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। ये एक आदर्श संरचना हो गई द्विबीजपत्री बीज की। ये हो गया द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री है पत्री। एक बीजपत्री की स्थिति इससे थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। एक बीजपत्री में हम कंफर्म है कि क्या एक ही बीज है, तो एक बीज जैसे हम एक उदाहरण ले लें, मक्के का बीज है, तो इस बीज एक बीजपत्री के केस में जो कॉटिलेडन नाम की संरचना है वो चेंज हो जाती है, उसका नाम हो जाता है स्क्यूटेलम। इसके ये दो एंड हो जाते हैं और सामान्य तौर पर ये बीज डिवाइड होगा दो हिस्से में। ये ऊपरी जो बड़ा वाला सिरा है उसका नाम हो जाता है स्क्यूटेलम, जो कि कॉटिलेडन का ही नाम है। तो ये स्क्यूटेलम हो जाता है और जो निचला नैरो टैपर्ड एंड होता है वो होता है एम्ब्रियो का। ये भ्रूण हो गया। अब इस भ्रूण की संरचना में को स्क्यूटेलम से जो अलग करने वाला एक जो बॉर्डर दिख रहा है उसका नाम हम लिखते हैं एलेउरान लेयर। एलेउरान लेयर। इस एलेउरान लेयर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा बड़ी ज्यादा पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है। हम जानते हैं सामान्य तौर पर जो ग्रेन्स हैं, अनाज है, उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन मक्का ऐसा एक बीज है जिसमें कि प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इस एलेउरान लेयर में। स्क्यूटेलम में यहाँ पर फूड मटेरियल निकलते हैं, इस फूड मटेरियल्स का कंजप्शन होना है। ये हिस्सा जो बचता है जो कि एम्ब्रियो का भ्रूण का हिस्सा है, ये भ्रूण का हिस्सा है। अब इस भ्रूण के हिस्से में कॉटिलेडन तो यहाँ है नहीं, क्या बचा है यहाँ पर इस एम्ब्रियो के हिस्से में प्लूमूल और रेडिकल बचे हैं। कौन बचा है? प्लूमूल और रेडिकल। तो इस टैपर्ड एंड पर जहां पर इसका एंड हो रहा है वो हिस्सा है रेडिकल का। ये हम याद कर लें, ये रेडिकल है। अच्छा, इसमें एडिशनल एक संरचना जो पाई जाती है, अतिरिक्त जो पाई गई, इस रेडिकल और इधर है प्लूमूल। इस रेडिकल और प्लूमूल के ऊपर, दोनों पर, इस रेडिकल के ऊपर भी और इस प्लूमूल के ऊपर भी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। उस पर एक एडिशनल कवर लगाया जाता है कि जिससे कि ये प्लूमूल और रेडिकल संरक्षित रहे, बचे हुए रहे। इस लेयर को बोलते हैं कोलियोप्टाइड। कोलियोप्टाइड। और इसके ऊपर जो है इसको बोलते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा हिंदी में लिख देता हूं, कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल। और ये कौन सा है? कोलियोराइजा। कोलियोराइजा प्रोटेक्ट करता है रेडिकल को और कोलियोप्टाइल प्रोटेक्ट करता है किसको? प्लूमूल को। इसको हम जान रहे हैं। अच्छा, ये जो एम्ब्रियो है ये रेडिकल और प्लूमूल के बीच वाला जो एक जगह होगा जिसको कि हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। सामान्य तौर पर एक्सिस भी लिख लो, अक्ष। ये अक्ष वो भाग होगा कि जहां की वो पूरे कॉटिलेडन, पूरे सीड के साथ कनेक्ट होता है।
ठीक है। ये रेडिकल और प्लूमूल बीज के साथ जहां जुड़ा रहेगा वो किसको क्या कहते हैं, अक्ष बोलते हैं, या भ्रूणिकी अक्ष लिख सकते हो, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। अब ये प्लूमूल और रेडिकल, प्लूमूल क्या डेवलप होगा, रेडिकल क्या डेवलप होगा, तो रेडिकल भविष्य में क्या डेवलप बनेगा, तो रूट बनेगा, पौधे की जड़ बनेगा, और प्लूमूल क्या बनेगा, तना तथा अन्य वायवीय भाग प्लस जितने भी एरियल पार्ट्स हैं, पत्तियां हैं, ब्रांचेज हैं, वो कौन से बनेंगे, प्लूमूल बनेंगे। अब सामान्य तौर पर क्या होता है, ये कौन सा था, एक बीजपत्री पौधा है, एक बीजपत्री नाम से ही कंफर्म है कि चलो ये था एक बीजपत्री, एक बीजपत्री स्थिति थी, चाहे वो एक बीजपत्री है बीज, चाहे वो द्विबीजपत्री है, उसमें एक संरचना बिल्कुल कंफर्म है कि जो उसके साथ एसोसिएट कर रही है वो संरचना कौन है, भ्रूण है, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न ये भ्रूण ही है, एम्ब्रियो ही है, यही भ्रूण आगे चलकर क्या बनता है, तो एक नया पौधा बनेगा, ठीक है। तो ये भ्रूण जुड़ा किससे है, पौधे के साथ, जिससे को एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं, भ्रूणीय अक्ष, भ्रूणीय अक्ष के साथ ये भ्रूण जुड़ा हुआ है, किसके साथ, तो पौधे के साथ जुड़ा हुआ है। इसका एक सिरा प्लूमूल है, प्लूमूल है, और दूसरा कौन सा है, तो रेडिकल है, ये कंफर्म हो चुका है। रेडिकल और प्लूमूल क्या बनेंगे, जड़ और तना, ठीक है। अब इस जड़ तने के साथ कुछ कहानी है, इस प्लूमूल सेंट्रल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के से प्लूमूल की तरफ और रेडिकल की तरफ, दो तरफ हिस्से हैं। अब इनका भी कुछ नाम दे दिया गया है, इस पार्ट को क्या नाम है, तो इसका नाम है एपी, ऊपर है एपिकोटाइल, नीचे है दैट इज द हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, ये दो हिस्से हैं। इस एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं किसका, सीड बनने के बाद, बीज बनने के बाद क्या तुरंत वो अंकुरित हो जाता है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता। अब वो बीज बहुत लंबे समय तक या कुछ समय तक सुसुप्तावस्था में पड़ा होता है। कोई भी बीज है तो उसमें एक फेज आता है डॉर्मेंसी का, जिसको बोलते हैं सुसुप्तावस्था। सुसुप्तावस्था जिसमें कि वो बीज अंकुरित नहीं होता। अब ये सुसुप्तावस्था या तो बायोलॉजिकल रीजन से होगा या फिजिकल रीजन से। बायोलॉजिकल रीजन क्या होगा
कि वो सीड, वो बीज तैयार ही नहीं है पूरी तरह। फल के पकने के बाद, पौधे से अलग हो जाने के बाद भी वो बीज अभी पूरी तरह से अंकुरित होने के लिए, किस काम के लिए? तो अंकुरण के लिए। अंकुरण के लिए वो तैयार ही नहीं है, जर्मिनेट नहीं कर सकता, चाहे उसको कितना भी फेवरेबल कंडीशन दे दिया जाए। एक चीज हो गई। दूसरा में क्या था? फिजिकल कंडीशंस, जो भौतिक कारण है, उसको उचित टेम्परेचर मिले, पीएच मिले, पानी मिले, ऑक्सीजन मिले, ये सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं। वो फिजिकल फैक्टर्स नहीं मिलते। तो इन दोनों कारणों से, एक तो हो गया बायोलॉजिकल कारण, बायोलॉजिकल उसका खुद का वो तैयार नहीं है, और दूसरा है फिजिकल फैक्टर्स, जिसकी वजह से वो तैयार नहीं है कि वो अंकुरित कर सके। तो उस स्थिति को बीज का सुसुप्तावस्था कहते हैं। क्या डिफाइन करेंगे? वह का स्थिति जबकि किन्हीं कारणों से, जैविक कारणों से या तो भौतिक कारणों से बीज अंकुरित होने में सक्षम नहीं होता, उसको बोलते हैं बीज की सुसुप्तावस्था। अब एक बात पता है कि ये खत्म हो गई ना, कब तक नींद में सोया रहेगा? जागना तो है। तो जागने की अवस्था और सुसुप्तावस्था में पड़े रहने की अवस्था, ये दो बड़ी विचित्र कंडीशंस है। क्या होता है? आज थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक ना? 2 टॉपिक अभी और बचे हैं, 3 टॉपिक बचे, इसी में इंक्लूड करते हैं, या तो एक और वीडियो बना लिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए एक और वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम पहली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस को खत्म करेंगे, उसके साथ पार्थेनोजेनेसिस भी बचा है। 3 टॉपिक्स हैं अभी। हम तो चाह रहे थे कि एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाए, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो आते हैं डार्विन को क्लियर करें। तो डार्विन खत्म होगा। तो डार्विन खत्म होने के लिए दोनों फैक्टर्स, बायोलॉजिकल और फिजिकल, जैविक और भौतिकी कारण। जैविक कारण में क्या है? बीज का खुद का परिपक्व हो जाना। भौतिक कारण में क्या हो गया? वाटर की क्राइसिस है, ऑक्सीजन की क्राइसिस है, पीएच उसको सुटेबल मिल जाए, ये सारी तमाम चीजें हैं, मेन फैक्टर्स ये। तो ये सब मिलेंगे तो अब एक शब्द आता है सीड वायबिलिटी। भाई एक बीज को हम कितने दिनों तक रख सकते हैं? तो सामान्य तौर पर आज के तारीख में तो जो खेती हो रही है वो हाइब्रिड टाइप के सीड से हो रही है। इस कंडीशन में जो बीज को रखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो ही दूसरी बार फसल उसको बोएंगे तो उसमें तमाम वेरिएशंस आ जाएंगे। कुछ बीज अच्छे होंगे, कुछ खराब होंगे, कुछ में प्रोडक्टिविटी उत्पादन अच्छा होगा, कुछ का खराब हो जाएगा। उस पर हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब सामान्य तौर पर बीज एक सीजन तक वैरी करता है। 2 चीजें, एक चीज और ले लेते हैं, साइज ऑफ सीड। सरसों देखा है, सरसों का बीज तो सबने देखा होगा, गेहूं, चना, मटर, ये सब तो सबने देखा होगा। इसके साथ आप कल्पना करो बरगद का बीज, पीपल का बीज कितने छोटे होते हैं, कितनी संख्या होती है इनकी। क्यों प्रकृति इतने बड़े विशाल वृक्ष के बीज इतने छोटे बनाती है और उसकी संख्या इतनी ज्यादा देती है? कुछ समझ में आ रहा? उसको सरवाइव कराना है। नेचर, प्रकृति ये चाहती है कि इस तरह के पौधे प्रकृति में ज्यादा से ज्यादा फैले, विकसित हों, तो उनका विकरण, फैलाव जितना ज्यादा होगा, इसलिए उसकी संख्या ज्यादा बनाई है। इसके साथ उसकी क्षमता कितनी है, एक क्षमता की हम बात करते हैं। तो बीज की सामान्य तौर पर अगर हम देखें, बात करें, तो उसकी क्या होती है स्थिति? एक सीजन के लिए हम रखते हैं, 2 सीजन रखा जा सकता है, लेकिन उसके बाद हम कहते हैं कि बीज खराब होने लगा। लेकिन इसको भी
पॉलन ग्रेन की तरह, परागकण की तरह ये माना गया कि कुछ ऐसे बीज हैं जो कि बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। और इसमें दो नाम बड़े पॉपुलर हैं, जो कि क्या आप कल्पना करके बताओ, सोचो कि एक बीज की कितने दिनों तक रखा जाए और उसके बाद भी उसमें अंकुरण हो जाए, है? उसमें अंकुरण हो जाए। तो इसके लिए जो नाम आता है, एक नाम बहुत ल्यूपिनस आर्टिकस, ल्यूपिनस आर्टिकस, ल्यूपिनस आर्टिकस, ये अंटार्कटिका रीजन में पाया जाता है। और इस ल्यूपिनस आर्टिकस के बारे में बताया गया कि ये इसके बीज लगभग 10,000 साल पुराने, गूगल पर सर्च कर लेना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 वर्ष पुराने बीज इसके पाए गए, ल्यूपिनस आर्टिकस के। और इनको जब बोया गया, इनको फेवरेबल कंडीशंस दिए गए, तो उस कंडीशन में ये बीज अंकुरित हुए और नए बीज बने। इसी तरह दूसरा जो नाम आता है वो नाम आता है फेनिक्स डैक्टिफेरा का, फेनिक्स डैक्टिफेरा, फेनिक्स डैक्टिफेरा, इसके बीज भी लगभग 2000 साल पुराने बीज को जब बोया गया तो इससे नए पौधे बन गए। इसको सब बीज की वायबिलिटी या क्षमता, बीज की क्षमता कहेंगे कि ये कितने दिनों तक, इसको बोलते हैं वायबिलिटी अंग्रेजी में, वायबिलिटी ऑफ सीड। तो ये वायबिलिटी ऑफ सीड वैरी करती है कि वो किस तरह का पौधा है, किस तरह का उसका नेचर है। अच्छे सेम वैरायटीज में भी, सेम जाति के सिंगल स्पीसीज के भी बीजों में ये भिन्नता पाई जा सकती है, लेकिन जो एक जाति विशेष में, एक पर्टिकुलर स्पीसीज में जो ये क्वालिटी पाई जाएगी वो तो कॉमन होगी। थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा, क्षमता में उसकी थोड़ी कमी या ज़्यादा हो सकती है, ये तो प्रकृति का सिद्धांत है वेरिएशन होना। लेकिन ये चीज़ आश्चर्यजनक लगती है कि एक सीड, एक बीज जो 10,000 साल पुराना बीज है, पड़ा हुआ है प्रकृति में कहीं, और इसको निकाला गया और जब इसको बोया गया, इसको समुचित वातावरण दिया गया, तो वो नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। 2000 साल पुराना बीज जो कि पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ है अनफेवरेबल कंडीशन में। एक बात नोट कर लेंगे हम कि फेवरेबल कंडीशन अगर पाए होते ये बीज तो जर्मिनेट हो गए हैं, उसके उनमें अंकुरण हो गया होता, लेकिन वो अंकुरण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो समुचित वातावरण नहीं पाए। जो फिजिकल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकली तो वो तैयार थे और उनकी क्षमता थी जर्मिनेट होने की, लेकिन वो अंकुरित नहीं हुए किन्हीं कारणों से, इन भौतिक कारणों की वजह से।
तो ये बात हुई किसकी, वायबिलिटी ऑफ सीड, बीज की क्षमता। अब इसमें जब हमने एक बात कही कि हाइब्रिड संकर बीज बोया जा रहा है, देखा होगा तुम लोगों ने पैकेट, बीज का पैकेट खरीद के आ रहा है, ब्लॉक से मिल रहा है किसानों को, तुम्हारे घर भी आता होगा, तो उस पर लिखा होता है संकर बीज। अब संकर बीज की कमी क्या है, उस बीज को लाया हमने और लाया के उसको बो दिया, तो उसकी एक फसल तो बड़ी अच्छी होगी, ठीक होगी, लेकिन दूसरी फसल उसकी नहीं हो पाती। कैसे? हमने हाइब्रिड बीज लाया, हाइब्रिड सीड, हिंदी में बोलते हैं इसको संकर, याद रखना है ये वाला संकर बीज हमने लाए किसान ने और इसको बो दिया, तो जो फसल होगी ये फसल तो अच्छी होगी जो पहली बार हमने इस बीज को बोया, तो लेकिन हम चाहें कि इस फसल में से जो पैदावार हुई उसमें से कुछ बीज इकट्ठा करके रख दे कि हम दोबारा फसल उगा देंगे दूसरे सीजन में, तो वो नहीं हो सकता। होगा क्या, कारण क्या कि ये तो हाइब्रिड है ना, तो अब हाइब्रिड सीड से एक फसल तो अच्छी होगी, दूसरी फसल नहीं होगी अच्छी। तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए हम एपोमिक्सिस की तरफ देख रहे हैं। एपोमिक्सिस ये कंडीशन होती है जहां पर कि बिना निषेचन के ही बीज बन जाते हैं। इसी तरह एक स्थिति और होती है जहां पर कि बिना निषेचन के फल बन जाते हैं, जिसको कि पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। इन सारी परिस्थितियों पर हम बात करेंगे और एपोमिक्सिस खास तौर पर इस संकर बीज को तैयार करने के लिए पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर लगी है कि अगर एपोमिक्सिस के थ्रू हम हाइब्रिड सीड्स तैयार करें तो ये हाइब्रिड सीड्स कई जनरेशन तक खराब नहीं होंगे। इन सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने जा रहा था, तो इसलिए आज इस दिन वाइंड अप किया जा रहा है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।